प्रिय छात्रगण, शुभ आशीर्वाद। आज अगर नज़र उठाकर देखा जाए तो साफ दिखता है कि ऑनलाइन शिक्षा हो, चाहे सरकारी तंत्र या प्राइवेट व्यवस्था, सभी के सभी सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ही सजाने व संवारने में लगे हैं। यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए या तो कोई व्यवस्था नहीं है या है भी तो काफ़ी लचर है। लचर के इस पंक्चर से उबारने के लिए मैं ला रहा हूं यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए वीडियो लेक्चर क्लास, जिसे आप यूट्यूब पर जाकर इसका समुचित लाभ उठा सकते हैं। मैं शुरू करने जा रहा हूं भौतिकी 12वीं के लिए वीडियो। प्रिय छात्र, गुड मॉर्निंग। गर्मी के दिनों में जब आप अपने शरीर से सिंथेटिक कपड़े उतारते हैं तो चट-चट की आवाज होती है, शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? एक काम और कीजिए, शैम्पू से बाल को धोकर अच्छी तरह से सुखा लीजिए और बार बार कंघी कीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि कंघी को ज्यों ही बाल के समीप ले जाते हैं, बाल ऊपर की ओर उड़ने लगता है, या यूं कहें कि कंघी बाल को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है ना? चौंकाने वाली बात। इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बरसात की रात में आसमान में बिजली चमकती है, तेज प्रकाश होता है। यह प्रकाश कहां से आता है, इस पर भी ध्यान देना होगा। ये घटनाएं यूं ही नहीं हो जाती। इन सभी घटनाओं के पीछे बड़े बड़े वैज्ञानिक कारण होते हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन हम स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। आगे हम लोग आवेश के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। जैसे आवेश है, यह आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाए तो यह बल अनुभव करता है। इस बल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इस आवेश के द्वारा जो क्षेत्र बना है, इस क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत विभव होते हैं, उनके भी मान भिन्न भिन्न होते हैं। इसके विषय में भी हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन करने वाले हैं। यदि विद्युत का इतिहास देखा जाए तो लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान के एक दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर एक प्रकार का पदार्थ है, जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एक ऊन से रगड़े हुए अंबर के टुकड़े को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह कागज को अपनी ओर खींच लेता है। यह एक चौंकाने वाला प्रयोग था, परंतु लगभग 2000 वर्षों तक इस प्रयोग पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने पता लगाया कि अंबर की ही तरह कांच, एबोनाइट, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। स्पष्ट है कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ विद्युतमय कहलाते हैं तथा वह कारण जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश अर्थात चार्ज ग्रहण कर लिया। अतः
वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। वह कारक जिससे कि पदार्थों में आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है वैद्युत कहलाता है। जैसे थेल्स ने कहा कि अंबर है, अंबर के टुकड़े को, ये अंबर का टुकड़ा है, अंबर के टुकड़े को ऊन से अगर रगड़ा जाए तो इस अंबर के टुकड़े में आकर्षण करने का गुण प्राप्त हो जाता है। तो कोई तो कारण होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा इसमें, अंबर के टुकड़े में, अंबर के टुकड़े को ऊन से रगड़ा गया होगा तो उसमें कुछ घटना तो हुई होगी। वो जो घटना हुई है जिसके वजह से इसमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण प्राप्त हो गया है, उस कारण को ही हम कहते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। प्रयोग, हमें कांच का छड़ लेते हैं, कांच का छड़, ग्लास रॉड, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात इसे हम एक धागे की सहायता से लटका देते हैं। ठीक इसी प्रकार एक दूसरे कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर उसे भी हम एक धागे की सहायता से लटका देते हैं। रेशम है, कांच का छड़, रेशम। हम क्या देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक दोनों छड़ों को लटकाने पर ये दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करते हैं। ये छड़ इधर भाग जाता है और ये छड़ विपरीत दिशा में भागता है, मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण ये शो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आबनूस की छड़ लें और बिल्ली की खाल, दो आबनूस की छड़ ले लेते हैं और उनको एक के बाद एक बिल्ली की खाल से रगड़कर और उन्हें भी एक धागे की सहायता से जब हम लटकाते हैं तो ये दोनों आबनूस के छड़ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे से ये दूर भागते हैं। ये आबनूस है और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है, ये भी आबनूस है, इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है और स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका दिया गया है। ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर भागने का प्रयत्न करते हैं। यहां भी ये दोनों प्रतिकर्षण बल का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब हम एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर तथा एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जब उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक हम लटकाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कांच की छड़ है और इसको रेशम से रगड़ा गया है, ये आबनूस की छड़ है और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है और स्वतंत्रता पूर्वक दोनों को लटका दिया गया है। ये दोनों छड़ किस तरह का बिहेव करते हैं? क्या ये दोनों भी प्रतिकर्षित करते हैं? बिल्कुल चौंकाने वाला यहाँ पर रिजल्ट आया। ये दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, ये चौंकाने वाली बात थी। यहाँ पर इन दोनों छड़ों ने आकर्षण बल का प्रदर्शन किया है। अब हम इस नतीजे पर आते हैं कि जब कांच के ही दो छड़ों को रेशम से रगड़कर लटकाया जाता है तो प्रतिकर्षण होता है। जब आबनूस के दो छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर लटकाया जाता है तो वहां भी प्रतिकर्षण होता है।
ऐसा क्यों होता है? परंतु जब एक कांच के छड़ को रेशम से रगड़ कर लटकाते हैं और एक आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ कर लटकाते हैं, तो यहां आकर्षण होता है। यहां सोचने वाली बात है, दो कांच के छड़ को रेशम से रगड़ कर लटकाया गया तो प्रतिकर्षण हुआ, दो आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ कर लटकाया गया तो यहां भी प्रतिकर्षण हुआ। अगर रेशम से रगड़े हुए कांच के छड़ को और बिल्ली के खाल से रगड़े हुए आबनूस के छड़ को लटकाया गया होता और दोनों में भी मान लीजिए कि प्रतिकर्षण हुआ होता, तो ये क्लियर था कि कांच की छड़ पर जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ, ठीक वैसी ही घटना आबनूस के छड़ पर भी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांच और आबनूस एक दूसरे को आकर्षित कर दिए। इससे सीधा अर्थ यह निकाला गया कि जो घटना रेशम से रगड़ने पर कांच पर हुई है, ठीक वैसी ही घटना बिल्ली के खाल से आबनूस को रगड़ने पर नहीं हुआ है, बल्कि कांच पर हुई घटना और आबनूस के छड़ पर हुई घटना दोनों बिल्कुल विपरीत प्रकृति के हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, सन 1750 ईस्वी में उन्होंने बताया कि कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच धन आवेशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम फ्रैंकलिन ने जो इस पर आवेश था, कांच पर जो आबनूस पर आवेश था, उन आवेशों को गणितीय भाषा में धन आवेश और ऋण आवेश का नाम दिया। धन तथा ऋण आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे धन आवेश है और धन आवेश है, एक ही प्रकार के दोनों आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों को हम सजातीय आवेश कहेंगे और इन दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक इसी प्रकार से ये ऋण आवेश है, ये भी ऋण आवेश है। ये दोनों आवेश एक समान है। इन दोनों आवेशों को भी सजातीय आवेश कहेंगे और ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश लेते हैं तो इन दोनों आवेशों को विजातीय आवेश कहेंगे और इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई वस्तु धनावेशित तथा कोई वस्तु ऋणावेशित रगड़ने पर कैसे हो जाती है? डाल्टन के जमाने की बात है। डाल्टन ने तो यहां तक कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। उस जमाने में वैज्ञानिकों का मत था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। जितने धन आवेशित कण होते हैं उतने ही ऋण आवेशित कण भी होते हैं। एक धन आवेश कण दूसरे ऋण आवेश कण को विद्युत उदासीन कर देता है। इसी प्रकार पदार्थ के सभी धन आवेशित कण सभी ऋण आवेशित कणों को विद्युत उदासीन कर देते हैं और इस प्रकार पदार्थ विद्युत उदासीन होता है।
अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो उस जमाने में लोगों का यह मत था कि या तो पदार्थ में से एक धन आवेशित कण बाहर निकल गया होगा, तब ये ऋण आवेशित हुआ, या एक ऋण आवेश बाहर से इस पदार्थ में चला आया होगा, तब ये ऋण आवेशित हुआ। तो ऋण आवेशित होने के दो कारण बतलाए गए, या तो धन आवेशित कण वस्तु से बाहर निकल गया, या तो ऋण आवेशित कण वस्तु में शामिल हो गया। ठीक इसी प्रकार से यह भी बतलाने का प्रयास किया गया कि यदि कोई वस्तु धन आवेशित है तो इसका अर्थ है कि या तो अंदर से एक ऋण आवेशित कण बाहर हो गया है, या बाहर से एक धन आवेशित कण वस्तु में आकर शामिल हो गया है। इन दोनों कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है इस वस्तु के धनावेशित होने का। प्रारंभ में वैज्ञानिकों का यही मत था, लेकिन समय बीतता गया और वह भी समय आया जब हम यह भली भांति समझ गए कि प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के केंद्रीय भाग को बनाते हैं, जिन्हें हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होता है और विद्युत उदासीन न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहरी, इस नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। चूंकि नाभिक में प्रोटॉन्स हैं तो नाभिक धन आवेशित होती है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। एक बल और होता है जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होता है। इस बल को हम कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल। अब यदि इन दोनों बलों की तुलना की जाए, इलेक्ट्रॉन और धनात्मक नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, दुर्बल होता है, वीक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच नाभिकीय बल बहुत प्रबल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नाभिकीय बल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नाभिक से किसी प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक नाभिक के बीच लगा हुआ है, ये इतना निर्बल होता है, इतना कमजोर होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, सरल है। तो यह जो मत था कि वस्तु से या तो धन आवेशित कण बाहर निकला होगा या ऋण आवेशित कण बाहर निकला होगा, धन आवेशित कण वस्तु में शामिल हुआ होगा या ऋण आवेशित कण वस्तु में शामिल हुआ होगा, ये जो असमंजस था, इस पर से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ने पर्दा हटा दिया और स्पष्ट कर दिया
कि धन आवेशित कण अर्थात प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता, जबकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है और किसी वस्तु में शामिल भी हो सकता है। अर्थात यह क्लियर हो चुका था कि अगर कोई वस्तु धनावेशित हुई है तो उसके लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित हुई है तो उसके लिए भी उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आ जाने से वस्तु धनात्मक या ऋणात्मक होती है। जैसे अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर इस पदार्थ में से, इस वस्तु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए तो यह वस्तु एक धनावेशित हो जाती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए तो 2 धनावेशित हो जाएगी वस्तु। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए तो 3 धनावेशित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यह क्लियर हुआ कि यदि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन वस्तु में शामिल हो जाए तो यह वस्तु एक ऋणावेशित हो जाती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाए तो 2 ऋणावेश हो जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाए तो 3 ऋणावेश